हेलो और स्वागत है आप सभी का अलौकिक अल्फाज पे एक बार फिर से। सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा पोस्ट ना करने के लिए लगभग 1 महीने से। कुछ पर्सनल इश्यूज़ भी थे और कुछ मेडिकल इश्यूज़ भी थे, इसलिए हम पोस्ट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन चूँकि अब सब सही हो चुका है तो उम्मीद है कि अब हर हफ्ते कम से कम एक बार तो पोस्ट ज़रूर ही करेंगे। बहरहाल, इसके साथ कुछ अनाउंसमेंट्स भी हैं। तो सबसे पहले तो कुछ लोगों ने कहा था कि इंस्टाग्राम हैंडल बनाने के लिए, तो वो हम लोगों ने बना लिया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके साथ साथ हमारा सबस्टैक भी अब अवेलेबल है। वहाँ पे आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वीकली न्यूज़लेटर्स मिल जाएंगे अपनी ईमेल में, जहाँ पे हर हफ्ते कुछ नई गज़लें जो हमारे द्वारा चुनी गई होंगी वो मिल जाएंगी, या कुछ गज़लों के इंटरप्रिटेशंस यानी उनके माने भी साथ में मिलेंगे। उसके साथ आते हैं आज के गेस्ट पे। आज की जो बातचीत है वो अमित भाई के साथ है। अमित भाई हमारी ही तरह एक पोइट्री एंथुसियास्ट हैं, लेकिन उनकी जो नॉलेज है और समझ है गज़लों की और शेरों की या शायरी की इन जनरल, वो हमसे हज़ारों गुना अच्छी है। और उनसे उनसे आज जो बातचीत हुई है उसमें हम लोगों ने गालिब पे डिस्कस किया है, और भी मुद्दों पे बात हुई है, लेकिन गालिब ही सेंटर में रहे हैं। एक और अनाउंसमेंट है अमित भाई से ही रिलेटेड। इन्होंने क्लब हाउस पे एक 2 सीजन्स की सीरीज़ करी हुई है डिकोडिंग गालिब करके। तो हमारी कोशिश अभी यही है कि उसको भी हम यूट्यूब पे अवेलेबल करा दें आपके लिए। वी होप कि आप हमारे इस बातचीत को एंजॉय करेंगे। तो पहले यही क्लियर कर लेते हैं कि शायरी है क्या, क्योंकि अभी जो पोस्ट मॉडर्निज्म चल रहा है इसमें यही क्लियर नहीं है, क्योंकि सब कोई अपने अपने इंटरप्रिटेशंस देते रहता है। तो एक पहले ये इस्टेब्लिश हम कर लें अगर, कि शायरी से हमारा मतलब क्या है, पोएट्री से मतलब क्या है, तो वो सही रहेगा। तो अमित भाई पहले आप यही बता दें कि शायरी है क्या। ये बकौल गोपीचंद नारंग, बकौल शमशूर रहमान फारूकी साहब, कई लोग जो हैं वो शायरी को अलग अलग तरीके से देखते हैं, अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। और पोएट्री हर आर्ट की तरह, हर आर्ट फॉर्म की तरह एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, जिसमें हर सुनने वाला, हर शरीक होने वाला अपनी ज़िंदगी के अनुभव और अपनी ज़िंदगी के जो भी मरकज़ हैं उनको ढूंढता है। तो एक रवायती डेफिनेशन देना मुझे नहीं लगता कि ठीक होगा, लेकिन अगर बहुत ऊपर ऊपर की बात कही जाए तो एक ऐसी इमेजरी, जिस इमेजरी को किसी भी रियल वस्तु की या रियल जीव की या रियल किसी भी हकीकी चीज़ की दरकार ना हो, यानी कुछ भी ऐसा जो किसी भी मौजूद आसपास की चीज़ को सेंटर में लाए बिना, उसको मरकज़ी बनाए बिना भी कहा जा सके, वो शर्त ना हो कि किसी का सेंटर में होना ज़रूरी है या किसी बात का एग्जिस्ट करना तक ज़रूरी है, वो शायरी का या किसी भी आर्ट फॉर्म का मकसद है। क्योंकि कई ऐसी तस्वीरें हैं, कई ऐसे नॉवल हैं, कई ऐसी कविताएं हैं जिनमें जो बातें हो रही हैं, जो मसाइल हैं, वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करते। तो मानव इंद्रियों के पास उनको किसी भी तरह से अनुभव करने का कोई भी उपाय नहीं है, लेकिन फिर भी सुनने में, देखने में, महसूस करने में वो चीज़ लुत्फ़ देती है। और जब मैं लुत्फ़ कहता हूँ तो दुख और सुख, उदासी
या प्रशंसा या फन या डेप्रिवेशन, हर तरह का पहलू आपको आनंद देता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि लिखी गई कोई भी चीज़ आपके ईगो को ही टच करे, उसी को मसाज करे तो शायरी मानी जाए। कई बार जो एस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स होते हैं, उनको ब्रेक करती है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति सालों हाँ साल किसी चीज़ को मान करके आगे बढ़ता है और एक दिन उसकी वजूद की टक्कर एक ऐसे शेर से होती है, एक ऐसी पेंटिंग से होती है, एक ऐसे नॉवल से होती है, जहाँ पर उसका बना बनाया जो महल था वो निस्तो नाबूद हो जाता है। तो शायरी की डेफिनेशन ही यही है कि कोई हद नहीं है, कोई बाड़ा नहीं लगा हुआ, कोई बॉर्डर नहीं खिंचा हुआ कि इस चीज़ को शायरी कहा जाए। और अब तो हम जैसा देख भी रहे हैं कि रवायती शायरी के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें शायरी में शामिल हो गईं। कई लोग एक हद तक ये मानते थे कि जब तक चीज़ें राइम ना कर रही हों, जब तक पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी, चौथी लाइन में कुछ ऐसे शब्द ना हों जिनकी टोन सेम है, जिनकी साउंड सेम है, तब तक शायरी नहीं होगी। लेकिन वो हद भी तोड़ दी गई। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो ह्यूमन इमोशंस को एक छोटा ही सही पर एक्सप्रेसिव मीडियम देती है, वो शायरी भी है, वो आर्ट भी है, वो किसी भी तरह का म्यूज़िक भी हो सकता है। तो असल में एट द एंड शायरी, म्यूज़िक, लिटरेचर सब एक ही नदी को जोड़ करके आगे मिला देने की प्रक्रिया है। जैसे गंगा जब निकलती है तो भागीरथी अलग है, अलकनंदा अलग है। अब भागीरथी अलकनंदा से मिलती है तो गंगा बनती है। फिर गंगा ऋषिकेश से नीचे उतरती है तो इधर से यमुना चली आ रही है। फिर आगे जो है कहीं सरस्वती चली आ रही है। तो अंत में जाते जाते इतनी नदियों का पानी और इतनी कैफियतें उसके अंदर जज्ब हो जाती हैं कि ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये शुरुआती दौर में पानी कैसा था और खाड़ी में गिरते गिरते ये पानी कैसा हो गया। तो कोई भी आर्ट फॉर्म जो है वो लुत्फ़ देती है, आनंद देती है, लेकिन उसके साथ शर्त ये है कि आप उसको अप्रोच कैसे करते हैं। आप किस तरीके से वहाँ पहुँच रहे हैं। क्या आप सीखने के लिहाज से वहाँ पहुँच रहे हैं या फिर आप चैलेंज करने के या अथॉरिटी के लिहाज से वहाँ पहुँच रहे हैं। तो ये एक बहुत छोटी बात मैं कर रहा हूँ, बहुत बड़ा तो ख़ैर इसका जो भी ख़्याल है वो बहुत लंबी बातचीत में भी शामिल किया जा सकता है, लेकिन एक सामने की बात, एक छोटी बात अगर करनी हो तो ये कहा जा सकता है कि जमालियाती हुस्न तो उसमें हो ही हो, लेकिन एक अज़ियत भी हो, एक ऐसा दुःख भी हो, एक ऐसी परेशानी का भी उसमें सबब हो, जो जमालियाती शोखी पर भी ग़ल्बा रखता हो। जी तनिष्क। हम्म। अब तो मेरे लिए इसमें कुछ कहने को बाकी रह नहीं गया है। इस पे एक शेर, क्या एक पूरी गजल ही है अहमद सलमान की, पाकिस्तान के शायर हैं, काफी अंडररेटेड हैं, लेकिन वही गजल मैं पढ़ देता हूँ, वही मेरे ख्याल से काफी है मेरे डेफिनेशन के लिए। जो दिख रहा है उसी के अंदर जो अनदिखा है, वो शायरी है। जो कह सका था वो कह चुका हूँ, जो रह गया है वो शायरी है। दिलों के माबैन गुफ्तगू में तमाम बातें इजाफतें हैं। तुम्हारी बातों का हर तवक्कुफ जो बोलता है वो शायरी है। ये शहर सारा जो रोशनी में खुला पड़ा है, सो क्या लिखूं मैं। वो दूर जंगल की झोपड़ी में जो एक दिया है वो शायरी है। तमाम दरिया जो एक समंदर में गिर रहे हैं तो क्या अजब है। वो एक दरिया जो रास्ते में ही रह गया है वो शायरी। तो आपका दरिया वाला पॉइंट भी आ ही गया।
हाँ, ये गज़ल ज़हन मैंने में। सुनी हुई है और बहुत खूबसूरत गज़ल है। और कुछ एक शेर इसके हैं जो शायरी को जस्टिफ़ाई करते हैं कि जो कुछ भी लिखा जा चुका है, उसके अलावा भी जो एक चीज़, जो एक इंसान के अंदर छटपटाहट रह जाती है, और असल में जो रह जाती है वही शायरी होती है, क्योंकि निकाल देना या उसको एक जामा पहना देना इंसान के हाथ में है, लेकिन जो नहीं कह पाने की एक छटपटाहट है, उसमें शायरी ज़्यादा जमाल रखती है अपना, ज़्यादा दायमी तौर पर मुतमईन करती है। बिल्कुल। तो शायरी डिस्कशन हो गया, तो आगे चलते हैं कि गालिब की जो शायरी है वो कैसे मुख्तलिफ है बाकी लोगों की शायरी से। क्या उनमें एक्स फैक्टर है जो उनको हम लोग इतना रिस्पेक्ट देते हैं, या क्यों इतने गालिब फेमस हैं, या जो भी है। तो बताएं आप ये। देखो तनिष्क, ऐसा है कि कोई भी इंसान फेमस कितना है वर्सेस वो इंसान खुद कैसा है, ये एक लंबी बहस है। क्योंकि किसी का मशहूर होना और किसी इंसान का व्यक्तिगत तौर पर कैसा इंसान होना, ये शायरी के लिए बहुत ज़रूरी बात है। क्योंकि शायरी एक ऐसी कैफ़ियत है जो इंसान के बेहद निजी लम्हों से निकलती है। उसकी पॉपुलैरिटी कितनी है, उसका शायरी पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता। वो इंसान किस तरह का है, वो इंसान किस तरबियत से आपके सामने आया है, इससे उसकी शायरी ज़्यादा मुतासिर होगी, बजाय इसके कि कितने लोग उसके आगे पीछे लगे हुए हैं। अब क्योंकि आज की जो बैठक है वो गालिब के हवाले से है, तो हम गालिब को केंद्र में रख के बात करेंगे। लेकिन किसी भी व्यक्ति की शायरी किसी भी दूसरे व्यक्ति के द्वारा की गई शायरी से अलग होगी ही। ये ऐसा ही है कि जैसे मैं अगर सेम चीज़ को पढ़ूं और तुम पढ़ो, तो हमारे ख़यालात में और उसको प्रोसेस करने के तरीके में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर हो सकता है। इसी तरीके से एज़ अ पर्सन गालिब कितने मैच्योर हैं अपने समकालीन कवियों से, अपने कंटेम्प्रेरी राइटर्स से कितने मैच्योर हैं, ये बात उनकी गज़लों में, उनकी शायरी में दिखती है। अच्छा, ये तो एक बात हो गई जो उस इंसान को मुख्तलिफ बनाती है। दूसरी बात ये है कि क्या आप नए अनुभव लेने के लिए अपनी शख्सियत को एक्सपोज़ करने के लिए रेडी हो या नहीं हो? ये दूसरी बात है। कुछ लोग एक खोल बना लेते हैं, एक आवरण बना लेते हैं, और उस आवरण को, जिसे हम कंफर्ट ज़ोन भी कह सकते हैं, उस कंफर्ट ज़ोन में रहकर भी अपनी आर्ट फॉर्म को क्रिएट किया जा सकता है। लेकिन तब जो है, उस आर्ट फॉर्म में बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं होगी। जैसे गालिब का शेर बहुत चहल-पहल रखता है, बहुत रोशनी रखता है, सतही तौर पर ही रखता है, अभी तो हम अंदर गए भी नहीं हैं। सुनने में ही ऐसा लगता है कि इस शेर के ऊपर इतनी चहल-पहल है कि सुनने में ही आनंद आ रहा है। ज़रूरी नहीं है कि ऐसी चहल-पहल और ऐसी रंगत दूसरे शायरों के सिर्फ़ शेर सुनने में हो। अभी तो मैं मतलब पर और उसके मानी पर, अल्फ़ाज़ पर, उसकी गहराई पर गया ही नहीं हूँ। सिर्फ़ शेर सुनना और कानों पर टकराने की जो विधि है, उसी पर गालिब ने इतना काम किया है। तो गालिब अपने कंटेम्पररी से जिस एक मामले में सबसे जुदा हैं, वो ये है कि एक तो वो नए एक्सपीरियंस हासिल करने से कोई गुरेज नहीं करते।
यानी अपने मजहबी मरकज़ों को भी अगर उनको छोड़ना पड़े तो भी वो उस शर्त के लिए भी तैयार हैं कि अगर कोई चीज़ मजहबी तौर पर उनको रोके कोई एक्सपीरियंस लेने से, तो वो मजहब को थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं और उस एक्सपीरियंस को तवज्जो देते हैं। उनका ये मानना है कि इस फ़ानी दुनिया में जितने भी एक्सपीरियंस हैं, वो सारे के सारे मज़हब से ही जुड़े हैं। कोई भी एक्सपीरियंस और कोई भी हालात मज़हब के अगेंस्ट नहीं हो सकता, ये वो मान के चलते हैं। हालांकि इसकी कीमत उनको चुकानी पड़ती है, क्योंकि जो मज़हब के रखवाले होते हैं हर युग में, वो इस बात का ऑफेंस लेते हैं और कलाकारों पर सबसे ज़्यादा इसकी गाज गिरती है। बर्क से रोशन करते हैं शम्मे मातम खाना हम। यानी ये आदमी जो है वो रवायती चीज़ों को तो दरकिनार कर चुका है। वो कह रहा है कि जो मेरी ख्वाबगाह है जहाँ मैं सोता हूँ, वहाँ अगर एक शमा भी मुझको रोशन करनी है तो मैं बिजली की हेल्प लूँगा। और बिजली ऐसी वैसी बिजली नहीं, ऐसी बिजली जो मेरा खलियान जलाने के लिए ही तड़कती है। अब आप सोचिए कि इंसान के ऊपर जितनी भी मुश्किलात आती हैं, इंसान चाहता है कि वो रुक जाए या वो उनसे भाग जाए किसी तरीके से। लेकिन यहाँ पर गालिब को पता है कि इस दुनिया में रहने की शर्त ही यही है कि आपको मुश्किलात को वेलकम करना ही पड़ेगा। वो अगर आप उससे छुप रहे हैं या आप ऊपर वाले से ये मांग रहे हैं कि भाई हम बच जाएं, तब तो आप फिर मतलब ही नहीं समझे यहाँ आने का। यहाँ आपको भेजा ही इसलिए गया है कि आप बच ना पाओ। जैसे ट्रेनिंग होती है एम्प्लॉयज़ की, तो दौड़ाया जाता है ना भाई कि 15 मिनट में इतना दौड़ना है। अब कोई ये सोचे कि भाई हम दौड़ने से बच जाएं, तो फिर सिलेक्शन होगा ही नहीं। तो ऊपर वाले ने इस नश्वर दुनिया में जब आपको भेजा है, तो सहूलियतें तो यहाँ से पूरी तरह से हटा दी हैं। न किसी इंसान से आपको कोई सहूलियत है, ना ही किसी चीज़ से आपको कोई सहूलियत है। वो पूरी तरीके से आपसे हटा दी गई हैं। तब जा कर के आपका इम्तिहान है कि आप किस तरीके से अपने को पॉलिश करते हैं और किस तरीके से अपनी जो शारीरिक क्षमता है, जो मानसिक क्षमता है, उसको डेवलप करते हैं। तो गालिब ने अपने चारों तरफ इस बात को बहुत जल्दी जज़्ब कर लिया, रियलाइज़ कर लिया कि रवायती बातें और सतही बातें करके इन 40-50 सालों में कुछ 10-15 लोगों के सामने तो इज़्ज़त मिल जाएगी या फ़ेमस हुआ जा सकता है, पॉपुलर हुआ जा सकता है। लेकिन अगर अपनी शायरी को दायमी मकाम देना है, एक ऐसा मरकज़ देना है जहाँ पर फिर शेर जो है वो कालातीत हो जाता है, तो उसके लिए जो है इंसान को मेहनत करनी पड़ती है। और मेहनत की शर्त ये है कि फिर आपको अपना सब कुछ सर्व कर देना है। फिर ऐसा नहीं है कि मैं ये भी बचा ले जाऊं तो शायद अब मेरा शेर मजबूत हो जाए, या मैं वो भी बचा ले जाऊं और उसके बावजूद मेरा शेर मजबूत हो जाए। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक्सपीरियंस किसी भी तरह का क्यों ना हो, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमने दूसरे को गिरते हुए देख लिया, तो हम उस सड़क से नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ कीचड़ है। आप किसी भी तौर पर दूसरे के एक्सपीरियंस से खुद नहीं सीख सकते। ये बात कई बार हमने भी रियलाइज़ की कि भाई एक ज़िंदगी जो है सारे अनुभवों को काटने के लिए बड़ी कम है, तो क्यों ना दूसरे के अनुभव देख देख कर ही जी लिया जाए, या एक लिस्ट बना ली जाए कि क्या करें क्या ना करें।
लेकिन दिक्कत ये है कि जो उधार के अनुभव होते हैं, वो ना शायरी में काम आते हैं, ना ज़िंदगी में काम आते हैं। आपको ऊपर-ऊपर का पता होगा, लेकिन ना ज़िंदगी में कोई गहराई पैदा हो पाएगी, ना शायरी में पैदा हो पाएगी। इसीलिए जब तक आप अपने को पूरी तरीके से अधीन नहीं कर देंगे, जैसे चप्पू के बगैर नाव उतारनी है पानी में, चप्पू नहीं रखना है, क्योंकि चप्पू जो है, वो श्रद्धा के मार्ग में रुकावट है। यानी आप अभी भी ये मान के चल रहे हैं कि मैं नाव को अपने चप्पू से मोड़ सकता हूँ। फिर तो आप नदी के अस्तित्व पर प्रश्न उठा रहे हैं कि आपका चप्पू नदी की धार से ज़्यादा खतरनाक थोड़े है। नदी चाहे तो 2 मिनट के अंदर आपकी नाव को इधर से उधर कर सकती है। तो जो ज्ञानी हैं, वो ये बात जानते हैं कि नाव एक बार अगर नदी में उतर गई, तो फिर चप्पू चलाना जो है, वो बिल्कुल बेमानी चीज़ है। गालिब ये बात बहुत पहले समझ चुका था। अगर हम गालिब का कलाम देखें, तो 13 साल की उम्र से शायरी शुरू कर दी थी, और जितने भी असातिज़ा उसके पीछे गुजरे, उसने सबको पढ़ डाला था। और सबको पढ़ने के बाद फिर एक दो लोगों की शागिर्दी खुद स्वीकार की, जहाँ पर वो ये मानता था कि ये लोग पढ़ने लायक हैं, ये लोग उस्ताद बनाने लायक हैं, उनकी शागिर्दी खुद स्वीकार की। हालांकि वो लोग जिंदा नहीं थे, लेकिन क्योंकि उनके कलाम में ऐसा दम था कि गालिब जैसा इंसान भी अपने को रोक नहीं पाया। और फिर 25-26 साल, यानी ये जो 13 साल का वक्फा है, इस वक्फे में उस इंसान ने अपना बेस्ट काम करके छोड़ दिया। तो जो इंसान 26-27 साल तक अपनी बेहतरीन गज़लें लिखकर फारिग हो चुका हो, आप सोचिए कि वो इंसान ज़हनी तौर पर कितना मजबूत रहा होगा कि उसने अपने को एक्सपोज कर दिया, अपने को खुला छोड़ दिया कि कोई भी अनुभव मेरे रास्ते में आए, तो मेरा अहंकार और मेरा अस्तित्व उसमें रुकावट की शक्ल में न खड़ा हो। तभी आपके पास आज ऐसा दीवान मौजूद है जिसमें सारे ह्यूमन इमोशंस के लिए कम से कम एक शेर तो लिखा ही हुआ, और कई शेर ऐसे हैं जिनके इमोशंस अभी आपने सीखे भी नहीं हैं। अभी आपकी उम्र भी वैसी नहीं हुई है कि वो इमोशन आप ज़रा भी महसूस कर पाएँ, लेकिन शेर पहले से लिखा हुआ है। यानी हो सकता है कि आज से 25 साल बाद आप कहीं बैठे हों, अपना माथा पकड़ के, तब आपको ये पता चले कि अच्छा सफ़ा नंबर 22 पर जो शेर लिखा हुआ था, वो आज मैं जिस स्थिति में हूँ उसके लिए लिखा हुआ था। तो ये कमाल है गालिब का। और गालिब के चारों तरफ जो आभा है, वो आभा पॉपुलैरिटी की आभा नहीं है। क्योंकि मैं कई मर्तबा ये अर्ज़ कर चुका हूँ, आज आपके हवाले से और इस गुफ्तगू के हवाले से भी ये अर्ज़ किए देता हूँ कि गालिब अपने मरने के 100 साल बाद तक तो पढ़े ही नहीं गए। गालिब तो एकदम गायब हो गए थे। वो तो उनका दीवान कहीं से निकला, किसी सज्जन ने उसको छपवा दिया भोपाल वगैरह से, तब जो नुस्ख़ा-ए हमीदिया हमारे सामने है, और उसके बाद उनके जो शागिर्द थे अल्ताफ़ हुसैन हाली, उन्होंने जो यादगार गालिब लिखी, ये 2 किताबें हैं जो हमको बताती हैं कि गालिब क्या था और उसका कद क्या था। तो ये आपके दूसरे सवाल का जवाब है कि गालिब किस तरीके से अपने कंटेम्पररी से जुदा है। क्या काम वो लोग उतना बेहतर नहीं कर पाए। मैं यहाँ किसी भी शायर को कमतर नहीं आँक रहा हूँ, लेकिन उस दौर में जो भी दरबार की शायरी हो रही थी, जो भी आशिक और माशूक का तसव्वुर था, गालिब ने उसको बहुत बुरी तरीके से पलट दिया।
एक ऐसी तस्वीर बना दी जहाँ पर शेर पढ़ते ही आपके दिमाग में आशिक और माशूक दोनों आ जाएँगे, लेकिन शेर में ज़ाहिरी तौर पर किसी का ज़िक्र नहीं होगा। तो ये जो क़ुव्वत थी उस इंसान की, वो उसको बाकियों से अलहदा बनाती है। जी, तनिष्क। बिल्कुल एग्री करूँगा उस बात से जो आपने कही कि ऐसे भी शेर हैं कि इमोशंस वो बाद में जब एक्सपीरियंस करते हैं हम, तब हमें पता चलता है कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। जैसे जो शेर है वो कि ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त ना से। तो ये मुझे लगभग 1.5 साल बाद सही में फ़ील हुआ जब ये शेर, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि कितना बड़ा शेर है ये। क्योंकि उस टाइम भी इसके मानी पता थे, लेकिन बस एक ज़हनी स्तर पर ही था वो, जो अंडरस्टैंडिंग और रियलाइज़ेशन में डिफ़रेंस होता है, वही था। तो अंडरस्टैंडिंग थी उस समय पे। लेकिन 1 डेढ़ साल बाद जब वाक़ई हुआ ये, तब रियलाइज़ हुआ कि हाँ, तो ये जो एबिलिटी है गालिब की, कि 300 साल बाद, 200 साल बाद भी उसी कॉन्शियस स्टेट से मैं भी गुज़र रहा हूँ और उस शेर को पढ़ के उसी लेवल पे रिलेट कर पा रहा हूँ, जितना 200 साल पहले कोई इंसान करता, या मैं मेरे बाद भी 200 साल बाद जो कोई भी अगर इंसान ये पढ़ता है शेर, तो उस स्तर पे रिलेट कर सकता है। तो आपने तो कुछ छोड़ा है नहीं इस पे कहने के लिए। और एक और ये भी चीज़ है कि जो इसके बारे में ख़ैर हम और भी आगे तफ़सील से बात करेंगे, लेकिन जो एम्बिग्विटी है गालिब में, वो तो थी ही बाकी उनके कंटेम्पररीज़ में, लेकिन इस लेवल की एम्बिग्विटी, इतने ज़्यादा इंटरप्रिटेशंस किसी भी शायर के नहीं निकले हैं, या उनके शेरों के, जो गालिब के यहाँ हैं। तो बहरहाल, हाँ, इस पे अगर कुछ ख़्याल है तो कहें, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। नहीं, आपने ये बात बिल्कुल ठीक कही कि जो तहदारी है, वो गालिब के कंटेम्परीज़ में मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मिसिंग है, क्योंकि कोई भी शेर जब शेर की हैसियत एक्वायर कर लेता है, तो अपने आप उसके अंदर तहदारी डेवलप हो जाती है। क्योंकि अगर कोई 10 पन्नों की बात 2 मिसरों में कह चुका है, तो तहदारी तो ऑलरेडी उसके साथ, उसके स्वभाव के साथ जुड़ चुकी है। लेकिन गालिब का जो शेर है, वो तहदारी की सूरत से मशहूर हो ये ज़रूरी नहीं है। गालिब का शेर जो है, फ़लसफ़ाती तौर पर और ऐसे उरूज पर है, जहाँ पर अननेसेसरी बर्डन नहीं है कोई शेर के ऊपर, कि सामीन उसको समझे ही। देखें, ये एक मैं बात जो कहने जा रहा हूँ, ये बात मुझे बड़ी देर से खुद समझ आई कि कुछ शेर जो हैं सामीन के ऊपर टिके होते हैं, कि अगर सामीन उसे समझे तो शेर खुलता है, खुश होता है, और शेर को दरकार होती है किसी सुनने वाले की। लेकिन गालिब का हर एक शेर, और ख़ास तौर पर जो गालिब के बेहद कॉम्प्लेक्स शेर हैं, उनको किसी सामीन की दरकार नहीं है। यानी गालिब ने किसी को इम्प्रेस करने या एग्ज़िबिशन में लगाने या कोई अवार्ड पाने की सूरत से वो शेर नहीं लिखे। वो शेर तभी लिखे जा सकते हैं जब इंसानी दिमाग उस हाइट पर पहुंच चुका हो, जहां पर वो बात पहले तो महसूस हो रही हो, और उसके बाद उस महसूस करने वाली सूरत को अल्फाज का जामा पहनाया जा रहा हो, और इस पूरे प्रक्रम में इस बात का भी इल्म हो शायर को कि ये बात नाकाफी है।
तीनों सूरतें, कि कहनी भी हैं, अल्फाज की हदें भी हैं और बात पूरी भी नहीं हो पाई। तो ये जो एक सूरत है वो गालिब के पास ज़्यादा नुमाया होकर के निकलती है बजाय उसके आसपास के शोरा में। लेकिन तहदारी जो है शेर के लिए एक ज़रूरी शर्त है, क्योंकि अगर कोई बात कहीं दो मिसरों में जा रही है तो उसके अंदर तहदारी होना लाजमी है, उससे आप बच ही नहीं सकते। कोई इंसान पहली बार कोई शेर सुनेगा, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, मोमिन का शेर है, बड़ा शेर है। इसमें जितनी तहदारी है शायद ही किसी शेर में होगी। यहाँ पर गोया के मानी गोया गोयाई से निकलता है, यानी किसी चीज को कहने का फन, कोई कहानी स्टोरी टेलिंग बताने का फन, उसे गोयाई कहते हैं। तो यहाँ पर गोया लगा करके मोमिन ने इंसानी सूरत बख्श दी है लफ्ज को, जैसे कि माशूक को गोया कह रहा हो कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। यानी जब मेरे पास चारों तरफ तन्हाई का आलम होता है, तब भी तुम्हारी गोयाई से निकली हुई आवाज मेरे जहन पे दस्तक देती रहती है, और इस मामलात से मैं कभी भी अकेला महसूस नहीं करता हूँ। ये एक तहदारी है। बाकी और इसके 150 इंटरप्रिटेशन और निकाले जा सकते हैं, लेकिन तहदारी शेर के लिए शर्त है पहली। उसके बिना तो शेर माना ही नहीं जाएगा। फिर तो आप जो है वो अ, गद्य लिख लीजिए, गद्य में तहदारी ख़त्म हो जाती है, फिर आपने हर बात लिख ही दी। लेकिन जिस इंसान को इस सिनफ़े सुखन से अपनी रसाई करनी हो, उसके लिए तो तहदारी सबसे अव्वल शर्त है। जी तनिष्क। बिल्कुल। तो बढ़ते हैं और आगे कि गालिब अभी भी रेलेवेंट कैसे हैं। बहुत बड़े बड़े शायर हुए पिछली सदी में भी, लेकिन क्या ऑब्सेशन है, क्या एक्स फैक्टर है गालिब में कि अभी भी ये रेलेवेंट है 200 साल 150 साल बाद भी। तो उस पे बात करते हैं थोड़ा। देखो, होता ऐसा है ना कि किसी इंसान की रेलेवेंसी इस बात पर डिपेंड करती है कि आपके आज के, यानी आपके अभी के हाल के अनुभव उस इंसान की थिंकिंग से या उसकी बात से अलाइन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अगर आपके अभी के जिस स्थिति में आप हैं वैसी बात कोई आदमी 500 साल पहले भी करके गया है, तो आप उससे कनेक्ट कर जाओगे, आप उससे क्लिक कर जाओगे। ये बात सिर्फ शायरी में नहीं होती, ये साइंस में भी होती है। अब कोई कहे कि भाई न्यूटन को तो मरे हुए ज़माना गुजरा, लेकिन न्यूटन आज रेलेवेंट क्यों है? या आइंस्टाइन को इस फ़ानी दुनिया से गए एक लंबा अरसा गुजरा, लेकिन आज भी उसकी कही गई बातों पर नोबेल क्यों मिल रहा है? भले ही दूसरों को मिल रहा है, लेकिन कहीं न कहीं उसी की कही गई बातें हैं। तो किसी इंसान की रेलेवेंसी उस दिन ख़त्म हो जाती है जब आप उससे रिलेट करना बंद कर देते हैं। ये सिर्फ मैंने मरे हुए इंसानों के लिए नहीं बोला, जिंदा इंसानों की रेलेवेंसी भी उस दिन ख़त्म हो जाती है आपके लिए जिस दिन आपके और उनके बीच में कोई कॉमन धागा ना हो, चाहे बात करने के लिए, चाहे महसूस करने के लिए, चाहे एक दूसरे को सहारा देने के लिए, कंधा देने के लिए। उस दिन वो इंसान दुनिया में कहीं रहे,
लेकिन आपके लिए रेलेवेंट होना बंद कर देगा। तो गालिब पर दोबारा लौटते हैं। गालिब की जो नज़र है वो बहुत पैनी है, और गालिब जिस तरीके से चीज़ों को देखता है, अगर वो फन 10%, चलिए 10 भी बहुत बोल दिया, 2.5-3% भी किसी के पास आ जाए, तो आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए रेलेवेंट हो। न कोई इंसान, न कोई परिस्थिति, न कोई दुख, न कोई कष्ट, न कोई सुख। हर चीज के रेलेवेंट होने की एक मियाद है। उसके बाद वो चीज इररेलेवेंट हो जाती है, आप उससे आगे बढ़ जाते हैं, आप अपना मुंह जो है मोड़ लेते हैं। गालिब को ये बात पता थी। उसको पता था कि इंसानी जहन बहुत जल्दी किसी भी चीज से ऊब जाता है, और जब ऊब पैदा होती है तो शायर छोड़िए, पूरा पूरा जॉनर जो है वो इतिहास से मिट जाता है। बहुत सारी ऐसी सिन्फ थी, बहुत सारे ऐसे तरीके थे लिखने के जो इंसानी नजरिए से अलाइन नहीं कर पाए, इसलिए इतिहास से मिट गए। गजल ने अपनी आबरू बचा ली। गजल ने किसी तरीके से अपनी रेलेवेंसी बचा ली, और आज भी जो है गजल ने बाकी सिन्फों को पीछे छोड़ रखा है। लोग नज्म की इतनी बात नहीं करते अब। एक दौर था फैज का, एक दौर था नून मीम राशिद का, तब नज्मों की बात होती थी। लेकिन आज इंसान गजल पे मुतमईन है। तो कोई भी चीज जब तक अपनी आबरू बचाने में सक्षम है, तब तक रेलेवेंट बनी रहेगी। अच्छा, दूसरी बात, गालिब ने इसके लिए स्पेशल औजार और स्पेशल चीजें पैदा की कि उसकी रेलेवेंसी बनी रहे। अब इसका एक उदाहरण देता हूं। मीर का कोई भी शेर आप पढ़िए तो आपके अंदर एक ईगो आ जाएगा कि अरे यार, ये तो मीर का शेर है, इसको खुदाए सुखन कहते थे, ये तो मेरी पहली बार में ही समझ में आ गया। मीर का आप कोई शेर उठा के देख लीजिए, है ना, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है। किसी को भी आप सुना दीजिए, वो एकदम खड़ा हो जाएगा कि अरे मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। अब ऐसा हो सकता है कि आप बिल्कुल ही जहां पहुंचना था उससे पश्चिम पहुंच गए, दक्षिण पहुंच गए, लेकिन कम से कम इंसान को ये धोखा भी बड़े शौक से होता है कि मैंने इस चीज को समझ लिया। गालिब के ऐसा नहीं हो सकता। गालिब ने एक तो भाषाई तौर पर जो कठिनाई पैदा की, वो एक तरीका है अपने को रेलेवेंट बनाए रखने का। एक बात जो है तनिष्क, आप याद रखिए, अभी आप मुझसे बहुत छोटे हैं। जब भी किसी इंसान के बारे में आपको सब कुछ न पता हो, या जब भी कोई इंसान अपनी सारी परतें आपके सामने न खोल दे, तब तक वो इंसान आपके लिए कौतूहल बना रहता है। चाहे विषय हो, चाहे इंसान हो, कुछ भी हो, जब तक किसी इंसान का सब कुछ न समझ में आए, तब तक आप लिंगर ऑन करते रहते हैं। और ये एक बहुत बड़ा टूल है किसी को भी अपने चारों तरफ रखने का। ये एक हुनर है कि आप पूरी बात कभी ना बताएं, या ऐसी मुश्किलात पैदा करते हैं अपने को समझने में कि इंसान को कोई लुगत आपकी तर्जुमानी में हेल्प ना कर पाए। यानी आपका जो बयान हो वो इतना कठिन हो जाए जहनी तौर पर उस इंसान के लिए कि
दुनिया में मौजूद कोई लुगत उस इंसान की या उस भाव की तर्जुमानी न कर पाए, तब आप जो है बहुत ज़्यादा रेलेवेंट बने रहेंगे, उस इंसान के लिए भी या शायरी के लिहाज से भी। अब जैसे पिकासो था, पिकासो ने जब तक बिल्कुल वैसे ही चित्र बनाए जैसे हम लोग देखने में हैं, एकदम वैसे ही, क्योंकि उसको तो सब कुछ बनाना आता ही था, तब तक पिकासो और उसके कंटेम्परीज में कोई फर्क ऐसा नहीं था। भाई सभी लोग अच्छे चित्र बना लेते हैं, किसी की गर्दन पतली, किसी की नाक मोटी, ये करना तो क्लास में सिखाया ही जाता है। पिकासो ने क्या किया, उसने कहा कि मैं ऐसे नहीं बनाऊंगा। फिर उसने जो है बहुत एब्स्ट्रैक्ट तरीका बनाया कि अगर चेहरा बनाना है तो चेहरा बनाते बनाते, नाक बनाते बनाते, गर्दन बनाते बनाते, हाथ बनाते बनाते, वो सब कुछ, मतलब वो ब्रश उठा ही नहीं रहा है, वो ब्रश के एक ही स्ट्रोक में सारा जिस्म बना दे रहा है। और ये चीज जो है लोगों को समझ में नहीं आई, और जो चीज समझ में नहीं आती वो कौतूहल पैदा करती है, और कौतूहल जो है सबसे बड़ा मीडियम है किसी को भी अपने नजदीक रखने का। इसलिए पिकासो ओवरनाइट फेमस हो गया। वही चीज गालिब को भी पता थी कि अगर बयान के लिहाज से सहल पसंदी अपनाई जाए तो बहुत जल्दी लोगों का जो शऊर है, शऊर और लाशऊर दोनों, बहुत जल्दी ऊब जाता है। इसलिए किसी भी इंसान को मुतासिर करने के लिए एब्स्ट्रैक्ट बातें करना, रैंडम मेटाफर्स यूज करना और कठिन भाषा यूज करना जिससे उस इंसान की रसाई दूर दूर तक ना हो, उस इंसान को एक एनिग्मा बनाए रखता है। और ये जो एनिग्मेटिक पर्सनालिटी है गालिब की, ये जानबूझ करके क्रिएट की गई उसके द्वारा, ताकि वो अपने कंटेम्परीज से अलग दिखाई दे। ये तो बड़ा मशहूर वाकया है कि उनके लिए कहा जाता था कि इनका लिखा या आप समझें या खुदा समझे। भाई ऐसा ऐसा लिखता है कि कुछ समझ में ही नहीं आता। ज़बान मीर समझें, ज़बान मीरजा समझें, इनका लिखा ये आप समझें या खुदा समझे। तो ये तो बेइज्जती हो गई भाई, कि अगर आपका लिखा आपके और खुदा के अलावा किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है, तो फिर तो आप अच्छे शायर नहीं हैं। और एक बात याद रखो तनिष्क, इंसान की सबसे बेसिक क्रेविंग जो है अपने कंटेम्परीज में फेमस होना होती है। इस बात से इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज से 500 साल बाद लोग मेरी क्या बात करेंगे। इंसान जब जीवित हो और उसके सेम प्रोफेशन के लोग उसकी तारीफ न करें, तो ये एक क्रेविंग होती है। और गालिब को ये क्रेविंग बहुत जबरदस्त तौर पर हो रही थी, होती रहती थी, क्योंकि वो जहां भी जाते थे उनको बहुत जिल्लत का सामना करना पड़ता था। वो दौर ऐसा था कि शेख इब्राहिम ज़ौक़ दिल्ली का सबसे बड़ा शायर और उस्ताद था, और ज़ौक़ का हर शेर लोगों की ज़बान पर था। ऐसे दौर में गालिब को न दाद मिल रही थी, न तहसीन मिल रही थी किसी भी तरह की। तो इस डेप्रिवेशन के फेज में गालिब को ये ज़रूर सूझा होगा कि अगर मैं भी इसी तरह की बातें करूं तो इनके बीच तो फेमस हो सकता हूं। लेकिन अगर गोल लार्जर ये होना चाहिए कि शेर और दीवान दौर का मोहताज ना रहे, ऐसा ना हो कि सिर्फ 18वीं सदी की दिल्ली ही या 19वीं सदी का जो उत्तरार्ध था उसकी दिल्ली, उसका अकबराबाद, उसका शाहजहानाबाद सिर्फ इतने लोग ना पढ़ें। तो आई थिंक उसने ये बात कभी ना कभी तो अपनी फिक्र में पैदा कर ली थी कि मुझे
इस तरह की शायरी नहीं करनी, जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ सतही बातें और दादो-तहसीन और वज़ीफ़े की आज़माइश के लिए जो शायरी हो रही थी। क्योंकि आधी शायरी तो वज़ीफ़े के लिए हो रही थी। जो कसीदाकारी हो रही थी बादशाह के दरबार में, तो उसमें दर्जनों शायर ऐसे थे जो कसीदा पढ़ते रहते थे दिन भर, और हर आदमी जो है दाद देता था। तो इससे हट करके गालिब ने अपने लिए एक बहुत मुश्किल और काँटों भरी राह चुनी, जिस राह पर चलना बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि आपको पता है कि आपको ना अपने कंटेम्परेरीज़ से किसी तरह का लगाव मिलेगा, ना पोषण मिलेगा, और जिस धरती पर आप बीज डाल रहे हैं, वो बिल्कुल बंजर है, वहाँ से कुछ नहीं होने वाला। तो आई आई थिंक कि गालिब की रेलेवेंसी इस मामले में ज़्यादा है कि उसने बहुत जल्दी ये बात खुद रियलाइज़ कर ली कि मुझे क्या नहीं करना है। जो कि हम और आप बड़ा देर से रियलाइज़ करते हैं। हम मतलब जब तक पूरी तरीके से निचुड़ नहीं जाते, तब तक हमारे अंदर ये भाव नहीं आता कि अब रुक जाना चाहिए। और आई थिंक हो सकता है कि महानता जो है, इसी एक पैरामीटर पे डिफाइन होती हो कि कौन आदमी कितनी जल्दी वो राह छोड़ देता है, जो राह उसको वहां जाने से रोकती है जहां उसका मुकद्दर उसे ले जाना चाहता है। ये कठिन फैसला होता है, बहुत तकलीफ देह फैसला होता है, आपकी रातों की नींद हराम करने वाला फैसला होता है। लेकिन आई थिंक गालिब को ये बात समझ में आ गई थी, और इसीलिए आज भी मैं और आप उनकी बातें कर रहे हैं। तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि कोई इंसान उठा और अच्छे शेर लिखने शुरू कर दिए। ऐसा लोग मतलब सभी से कहते हैं, मतलब कोई भी सूफी रातों रात सूफी नहीं बना। आप चीन में लाओ त्से की बात करिए, आप हिंदुस्तान में सिद्धार्थ की बात करिए जो बुद्ध बन गए। ये सब रातों रात नहीं बने। ये 30-40 साल 50 साल का स्ट्रगल है, जो जनता जो है स्किप कर देती है। यूट्यूब पे ऐड चलता है, आप नहीं देख पाते 10 सेकंड, तो आप किसी की लाइफ को 50 साल कैसे स्टडी करोगे? तो हमारी जो आदत है वो स्किप करने की है। हमारे अंदर मादा नहीं है किसी की स्ट्रगल को सुनने का और उससे नसीहत लेने का। तो मुझे ऐसा लगता है कि गालिब की रेलेवेंसी बहुत ज़्यादा इस ख़मीर से उठी कि उसने क्या नहीं करना है, ये बात बहुत जल्दी सीख ली थी। मतलब जिस उम्र में हम लड़के थे, हमारा लड़कपन था, आई थिंक गालिब का लड़कपन भी एक मैच्योरिटी से भरा था। अब ये मैच्योरिटी कहाँ से आई, कैसे आई, ये कोई नहीं जानता। ये किसी-किसी पर उसका हाथ होता है, और वैसे हाथ तो सभी पे होता है, लेकिन कई लोग हाथ को महसूस कर लेते हैं और कई लोग हाथ की तपिश बहुत देर बाद महसूस करते हैं। तो आई थिंक गालिब ने उस हाथ को और उस हाथ के साथ को बहुत जल्दी जज़्ब कर लिया था। तो ख़ैर आगे जब बात होगी तो मैं बताऊँगा। एक शेर के हवाले से मैं बताऊँगा कि गालिब किस तरह हर तरह का औज़ार यूज़ करता है कि आपको उसके पास से उठने का मौका ही ना मिले। यानी हमने नेटफ्लिक्स पर ये डॉक्यूमेंट्री देखी थी कि किस तरह जो बाज़ार है, जो बाज़ारवाद है, वो आपको चारों तरफ से घेर चुका है। यानी आपकी आँख के सामने, आपके कानों के पीछे हर वक़्त जो है, किसी न किसी चीज़ का एडवर्टाइज़मेंट चलता रहता है। यानी आप अपना फ़ोन रख भी दें, तो भी दिमाग में मुसलसल आपके कोई एडवर्टाइज़मेंट चलता ही रहेगा। अगर कोई इंसान अच्छी शायरी से शगफ़ रखता है, तो गालिब ने उसको हिप्नोटाइज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा शेर छोड़े हुए हैं। एक बार अगर आप उस दाम में आ गए, एक बार आपका पैर अगर उस दाम में फँस गया,
तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप वहाँ से उठ पाएँगे। और मैं खुद अपनी निजी मिसाल यहाँ पर देता हूँ कि मेरे लिए अब बड़ा मुश्किल हो गया है किसी और शोरा को एप्रिशिएट कर पाना। मतलब मैं करता हूँ, मैं बहुत मानता हूँ, लेकिन कहीं न कहीं वो जो बायस क्रिएट हो गया, वो जो चीज़ मेरे अंदर आ गई, जो गालिब ने एक, कहते हैं ना कि बीज के तौर पर, जैसे वो मूवी है ना नोलन की इंसेप्शन, उसमें जो डिकैप्रियो का कैरेक्टर है वो एक बात कहता है कि इस दुनिया में सबसे इन्फेक्शियस चीज़ जो होती है, वो होती है आइडिया। आपके दिमाग में अगर एक आइडिया ने घर कर लिया, तो उसके बाद बहुत मुश्किल है कि आप किसी और चीज़ से मुतासिर हो पाएँ। एक बहुत लंबा डिटॉक्स आपको चाहिए, अगर आपको कहीं और जाना है तो। और मुझे ऐसा लगता है कि गालिब ने उस डिटॉक्स के लिए भी कोई सूरत नहीं छोड़ी है। मतलब एक बार अगर आप इस गली में आ गए, तो फिर यहाँ से कोई वापसी तय नहीं है। तो रेलेवेंसी उसकी प्री प्लान्ड है। रेलेवेंसी उसकी इस कदर बिछाया हुआ जाल है कि उसमें फिर एक बार आप गए तो गए, फिर कोई बचने की सूरत नहीं है दूर-दूर तक। जी, तनिष्क। हाँ बिल्कुल। और एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा, जो जर्मन फिलोसफर था फ्रेडरिक नीचे, तो उसकी राइटिंग्स में भी, उसने भी अपने राइटिंग्स को इतना कॉम्प्लिकेट करके लिखा हुआ है। वही आप शोपेनहावर को पढ़ेंगे या किसी और फिलोसफर को पढ़ेंगे जो कंटेम्प्ररी था उसका या उससे पहले का था, तो इतना पेचीदा नहीं लिखा है किसी ने, लेकिन इसने लिखा हुआ है। और फिर एके होमो में बताता भी है कि मैंने ये जानबूझकर किया है ताकि मैं फिल्टर आउट कर पाऊँ। तो हो सकता है गालिब का भी एक रहा हो, एक वो चमकता तो है ही दूर से। जैसे जब पहली बार मैंने वो शेर पढ़ा था गालिब का कि नक्श फरियादी है किसकी सोखी ये तहरीर का, तो कुछ समझ में नहीं आया, कुछ पल्ले नहीं पड़ा। लेकिन ये समझ में आया कि बहुत बड़ा शेर है, इसको देखना पड़ेगा कि क्या है ये। तो जो एक क्यूरियोसिटी का दीपक जो जला देता है, एक जिज्ञासा की दीपक जो जला देता है, वो है इन लोगों के पास, खासकर गालिब के पास। और पिछले वाले में एक ये छूट गया था कि गालिब को क्या कौन सी चीज स्पेशल बनाती है। तो उसमें ये एक है कि बाकी आप किसी भी शायर के शेर पढ़ें, कोई भी गजल पढ़ें, तो उसमें दो तीन शेर आपको पस्त मिल ही जाएंगे। अगर नहीं भी मिले, ऐसे भी बहुत सारी गजलें होंगी जिसमें कोई शेर ही पस्त नहीं है। लेकिन गालिब के साथ ये सीन है कि आप पहला शेर पढ़ते हैं, लगता है कि इससे बड़ा कोई अब क्या ही कहेगा अपने गजल में, और फिर उससे भी आगे, उससे भी बड़ी बात कह देता है वो, उससे भी पेचीदा शेर, उससे भी अच्छा शेर आगे आ जाता है। तो ये जो कंटिन्यूअस प्रोग्रेशन रहता है, आप हमेशा अपने एज ऑफ द सीट पे रहते हैं। मैंने तो अभी भी पूरा दीवान नहीं पढ़ा है, तो जब भी मैं कोई नई गजल पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि अब क्या होगा। तो एक सेंस ऑफ जो थ्रिलर मूवी देखने समय रहता है, वही रहता है कि क्या होगा अब, वो नहीं पता है। तो और ये जो, जब मैं लिखने की कोशिश कर रहा था, तब मुझे ये बात समझ में आया कि अक्सर अक्सर नहीं, मतलब आपको मिल जाते हैं ऐसे मज़ामी जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं या काफ़ी पेचीदा हैं, लेकिन आप उसको रखेंगे कहाँ? जैसे आपको मिसरा अव्वल मिल गया, पहला मिसरा मिल गया, उतना कॉम्प्लेक्स, लेकिन वो जो मिसरा सानी है, उसके बराबर का नहीं मिल पाएगा, तो वो दोनों फिट नहीं बैठेंगे। लेकिन गालिब के साथ ये सीन है कि एकदम पजल पीसेस की तरह वो सेट होती हैं, और सिर्फ दो मिसरे ही नहीं, गजल के सारे शेर वैसे ही फिट होते हैं। तो ये जो आर्ट है वो मुझे सिर्फ गालिब में ही देखने को मिलता है, मीर में भी ये नहीं है। क्योंकि मीर पे आगे हम बात करेंगे तफसील से
कि मीर का क्या उम, मीर कैसे सोचते थे शायरी के बारे में। बहरहाल अगर कुछ आपको ऐड करना है इस पे तो कहें, अन्यथा आगे बढ़ते हैं। नहीं, आपने जिस शेर का हवाला दिया ना, ये दीवान की पहली गज़ल का पहला शेर है। जी, और आम तौर पर जो अ, नक्काद होते हैं, जो लोग होते हैं क्रिटिसाइज़ करने वाले आलोचक, वो ये कहते हैं कि कोई भी इंसान इतना बेवकूफ़ नहीं हो सकता कि अपने दीवान का ओपनिंग शेर ही सबसे कॉम्प्लेक्स रख दे। लेकिन गालिब इस रिचुअल को भी तोड़ देता है। मैंने खुद निजी तौर पर जितने भी दीवान देखे, जितने भी लोगों के किताबें पढ़ी, पहली गज़ल या पहली कविता उस तरह होती है जैसे कोई स्पेशल स्टैंड अप एक्ट में कोई ओपनिंग एक्ट होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ा स्टैंड अप आर्टिस्ट है, उसके परफॉर्म करने से पहले कोई छोटा आर्टिस्ट जो है शो ओपन करता है, या कोई बड़ा सिंगर आने वाला है तो उससे पहले एक छोटी सी कोई परफॉर्मेंस होगी, ताकि जो जनता है, एपेटाइज़र। एपेटाइजर की तरह, कि मतलब अभी मेन कोर्स बन रहा है, वो सिक रहा है, तो अभी आप अपनी भूख जो है वो पैदा करें। गालिब ने पहली गजल का पहला शेर, नक्श फरियादी है किसकी शोखी तहरीर का, कागजी है पैरहन हर पैकरे तस्वीर का। अब इस शेर में आप देखें कि नक्श का फरियादी होना, यानी कोई तस्वीर, कोई अक्षर फरियादी कैसे हो सकता है। यानी जो खुद इतना जमालियाती तसव्वुर लेकर के भरा बैठा हो, उसको किसी से फरियाद करने की क्या दरकार है। ये ऐसा ही हो गया जैसे जो लूव है, लूव में मोनालिसा टंगी हुई है, और मोनालिसा जो है वो किसी से फरियाद करे। मोनालिसा को फरियाद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। उसको देखने के लिए पर डे लाखों आदमी उसके सामने खड़ा होता है। और फ्रांस की जो इकोनॉमी है, उसमें लूव का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। यानी एक अकेली पेंटिंग जो है वो फ्रांस की जीडीपी में एक बहुत बड़ा हिस्सा कंट्रीब्यूट करती है टूरिज्म के थ्रू। लेकिन गालिब ने क्या कहा, नक्श फरियादी है, यानी कोई भी बनी हुई चीज, जो भी हमारा खालिक है, जो भी हमारे बनाने वाला है, उसने जो भी चीज बनाई है, गालिब ने कलेक्टिवली सबको नक्श कह दिया है। यानी जीव जंतु, नदियां, पहाड़, कोई भी ऐसी चीज जिसमें जान हो या बेजान हो, सब के सब नक्श हैं, क्योंकि किसी ने बनाए हैं। और अब कह दिया कि नक्श फरियादी है किसकी शोखी है तहरीर का। अब इसमें कोई भी लफ्ज यूज किया जा सकता था, गालिब ने शोखी क्यों यूज किया। देखिए, शोखी जो होती है वो माशूक का वो फन होती है जिसमें किसी तरह का लिहाज नहीं होता आशिक के लिए। यानी अगर कोई माशूक शोक है, तो उसकी शोखी बेपरवाही को दर्शाएगी, आपके हिसाब से नहीं चलेगी। यही शौक होने का सबसे बड़ा फन है। यानी कोई भी इंसान अगर शौक है तो आपका गुलाम नहीं हो सकता। गुलामी और शौकी एक साथ नहीं चलते। तो गालिब कह रहा है कि ये जो हर बनी हुई चीज है, ये किसकी शोखी की फरियाद कर रही है। यानी अगर बहुत लूजली बताना हो, तो हर आदमी जो है अपने बनाने वाले को ही तो ढूंढ रहा है। इस दुनिया में एट द एंड तो गोल यही है ना कि हम आए कहाँ से, हमको बनाया किसने। ईश्वर ने बनाया,
किसी और ने बनाया, अलग-अलग धर्म अलग-अलग बातें करते हैं, लेकिन हर धर्म में जो एक कॉमनैलिटी है वो ये है कि एक सुप्रीम अथॉरिटी ने आपको बना करके छोड़ दिया है। लेकिन गालिब ने इस बात को कितना सुंदर तरीके से निकाला है कि इस धरती पर हर आदमी की जो बेचैनी है, उसका जो बीज तत्व है, वो अपने बनाने वाले को जानने का शऊर पैदा करना है। नक्श फरियादी है किसकी शोखी ये तहरीर का, यानी कौन है वो इंसान जिसने हमको बना करके छोड़ दिया। अब एक बात यहाँ पर और गौर करने वाली है कि फरियादी क्यों लगाया, यही लफ्ज क्यों लगाया? वो इसलिए क्योंकि जिसने बनाया है उसको आपकी कोई परवाह नहीं है, यानी वो आपके बनाने से अपने को आइडेंटिफाई कराने का मोहताज नहीं है। आम तौर पर जब कोई पेंटर पेंटिंग बनाता है तो उसके नीचे अपनी साइन करता है ताकि लोगों को पता रहे कि वैन गॉग की है, कि डाविंची की है, कि किसकी है। लेकिन जिस चीज ने इस पूरी दुनिया को बनाया, उसने कहीं साइन नहीं किया है कि मैं कौन हूं। इसलिए हर आदमी फरियादी है कि हमें बताओ कि तुम कौन हो। ये आप सोचिए कि किस तरह का जहन होगा उस इंसान का जो इतनी डीप बात उला में जो है लिख रहा है। अब अगर यहीं हुस्न समाप्त हो जाता तो भी खैर थी, लेकिन सानी में तो और अव्वल निकाला। सानी में क्या कह रहा है? कागजी है पैराहन हर पै करे तस्वीर का, यानी जितनी भी चीजें चारों तरफ दिख रही हैं उनका पैराहन कागजी है। यानी जो नश्वरता की बात हर इंसान, हर धर्म, हर फेथ करती है, उसके लिए बोल दिया कि कागजी है पैराहन। यानी जिसको भी ये घमंड हो कि भाई हम तो हमेशा रहेंगे, उसके लिए कागजी लफ्ज लगा दिया कि जिस तरह पानी की एक बूंद पड़ते ही तुम्हारा कागज कितने ही अच्छी क्वालिटी का क्यों ना हो गल जाता है, उसी तरह तुम्हारा जिस्म, तुम्हारी पूरी जो पर्सनालिटी है वो कागजी है। ये जो शेर है ना, ये मुझे ऐसा लगता है कि मैं पिछले 10 साल से ये शेर सुन रहा हूँ, इसके अलग अलग इंटरप्रिटेशन सुन रहा हूँ, लेकिन आज भी मैं 100% नहीं कह सकता कि मुझे ये शेर समझ में आ गया। नक्श क्या है, पैकरे तस्वीर क्या है, कागजी किस चीज को बोला है, यही तो फन है ना गालिब का, यही तो रेलेवेंसी है ना जो तुमने पूछी कि क्यों रेलेवेंट है। इसलिए रेलेवेंट है कि एक दिन एक आदमी आएगा और वो कह देगा कि भाई कागजी का मतलब वो नहीं था कि कागजी मतलब पेपर वाला कागजी, उसका मतलब तो ये है। और उस दिन तुम उतनी ही शिद्दत से उस इंटरप्रिटेशन को भी मान लोगे। ये जो है गालिब का कमाल है। ये मुझे नहीं लगता कि कोई और शोरा इस तरह का जो जादुई पूरा ऑरा है, एक हेलो है, वो क्रिएट कर सकता है किसी एक शेर के अराउंड, के मानी को अपने यूजुअल यूज के ऊपर निकाल देना। मैं पढ़ रहा था एक जगह, नक्श का मतलब क्या होता है? आमतौर पर हम कहते हैं कि आपके नक्श कैसे हैं, जैसे यानी चेहरे के जो बनावट है, चेहरे के जो फीचर्स हैं, उनको नैन नक्श कहते हैं। उसी तरीके से नक्श का मतलब होता है कोई छपी हुई चीज। जैसे अखबार में कोई तहरीर छपी है तो उसमें जो छपावट है, जो छपा हुआ लफ्ज है, वो भी नक्श है। नक्श से ही नक्शा निकलता है, यानी जितने भी आपके मैप हैं वो सब नक्श हैं। छपी हुई, बनी हुई, लिखी हुई कोई भी चीज नक्श है।
लेकिन मैंने एक जगह सुना और पढ़ा तो मेरा तो दिमाग एकदम फ्राई हो गया कि नक्श का मतलब होता है हैरान होना। यानी कोई भी तस्वीर, उसकी इंट्रिंसिक कैफियत हमेशा हैरानी की होगी। कितनी ही महान तस्वीर होगी, वो तस्वीर अपने अंदर से चीख कर नहीं बता सकती कि मैं क्या हूं। और ये जो उसका बाउंड्री है, जो चारों तरफ उसके फ्रेम जड़ा हुआ है, ये उसकी हैरानी है, ये उसकी फरियाद है। इसलिए गालिब ने कहा कि नक्श फरियादी है। मोनालिसा को देख करके 500 एक्सप्लेनेशन तुम बता सकते हो कि ये हंस रही है, रो रही है, इधर देख रही है, उधर देख रही है। लेकिन मोनालिसा खुद हैरान है कि काश मैं बोल पाती। इसलिए जो तस्वीर है वो फरियादी है अपने नक्काश के लिए कि काश मेरा नक्काश लोगों को बता पाता कि मैं क्यों इतनी हैरान हूं। इसीलिए गालिब ने लिखा है नक्श फरियादी है किसकी शोखी तहरीर का। यानी इंसान जो है वो रोज बिलख रहा है, अपने अंदर अवसाद पैदा कर रहा है। आपके पास करोड़ों रुपया हो जाए, आपके पास सबसे खूबसूरत पार्टनर हो जाए, आपके पास दुनिया की सारी दौलत, सारा ऐशो आराम हो जाए, फिर भी आपके अंदर जो एक खालीपन है, वो खालीपन कहाँ से आता है? वो इसी फरियाद से आता है कि मैं ये जानना चाहता हूं कि मुझे बना करके छोड़ा किसने है। यानी अपने खालिक को, अपने नक्काश को ढूंढने की जो कुव्वत है, वो गालिब ने इस शेर में छोड़ी है। तो ये मामूली शेर नहीं है भाई, ये इस पे पीएचडी होती है। मैं कई लोगों से बात कर रहा था, उर्दू के कई ऐसे स्कूल हैं जहां पर इस एक शेर पर पीएचडी होती है कि आखिर गालिब कह क्या रहा है, क्या किस तरह की ये फरियाद है। तो ये एक इंटरप्रिटेशन है जो मैंने तुम्हें बताया, और तुमने ये शेर इस बोला इसलिए मैंने ये बोला, वरना दीवान में तो कोई हिसाब ही नहीं है। तो गालिब का जो सबसे बड़ा टूल है वो ये है कि किसी भी शब्द को उसके लुग़वी मानों से आजाद कर देता है। यानी मैं डिक्शनरी खोलकर भी शेर नहीं समझ पाऊंगा, ये उसकी ताकत है। कि तुम्हारे सामने भाषा की पहली बंदिश है, चलो भाषा सीख ली, उर्दू आ गई, फारसी आ गई। किसी इंसान को जो फारसी का सबसे बड़ा आलिम क्यों ना हो, वो बेदिल का और गालिब का शेर पढ़ के ये नहीं बता सकता कि शेर क्या कह रहा है। वो ये बता देगा कि टुकड़े टुकड़े में इस चीज का मतलब क्या है। लेकिन डिक्शनरी मीनिंग और शेर दोनों अलग अलग चीजें। इसीलिए ये आदमी इतना एनिग्मेटिक है, इतना खतरनाक है। और यही चीज मैं बेदिल के लिए भी कहता, लेकिन बेदिल क्योंकि फारसी रवायत से आ रहे हैं तो उनका नाम मैंने यहाँ नहीं लिया। लेकिन गालिब ने अपना ये जो तिलिस्म है, ये बेदिल को ही देखकर पैदा किया है। बेदिल ने यही काम फारसी में किया है जो काम गालिब उर्दू में कर रहा है। तो ये तुम्हारी बात का जवाब है कि नक्श फरियादी है। यार इसको सोचो कि नक्श का मतलब होता था हमारे लिए कि कोई छपा हुआ आर्टिकल, कहीं कुछ छप गया, कहीं कुछ प्रिंटेड मटेरियल, उसको नक्श बोलते थे। गालिब ने कहा कि इस दुनिया में जो भी चीज सांस ले रही है, चाहे सांस नहीं ले रही, सब कुछ नक्श है। और हर नक्श जो है फरियाद कर रहा है कि मेरा नक्काश कहाँ है। ये है गालिब का तिलिस्म। बिल्कुल। अभी मुझे याद आया कि जो आपने इंटरप्रिटेशन बताया उसी पे एक जुबैर अली ताबिश का शेर है कि वो जिसने आंख अदा की है देखने के लिए, उसको छोड़ के सब कुछ दिखाई देता है। तो इस शेर पे मतलब अभी भी बहुत लोग हैं जो कहें कि बहुत बड़ा शेर है या जो भी है।
लेकिन यही है कि कितना गालिब का ओहदा जो है कितना ऊपर है कि एक इंटरप्रिटेशन जो है उस पे जो शेर कहा गया है अभी उसको एलीट शेरों में मान लिया जाता है, और वो जो है उसके शेर का बस एक इंटरप्रिटेशन है।